12th। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने से पहले हमें केमिस्ट्री के बारे में समझना होगा। व्हाट इज़ द केमिस्ट्री? जैसा कि आप डेफिनेशंस में पढ़ते आए हैं प्रीवियस क्लासेस में, 11th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी बता देते हैं केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री क्या होती है, क्या डेफिनेशंस होती है केमिस्ट्री की। जो केमिस्ट्री होती है वैसे तो उसकी डेफिनेशंस हम पढ़े ही है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, उसके डील्स करते हैं, यही केमिस्ट्री है और यही इसकी डेफिनेशन हमें कहती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पार्ट है केमिस्ट्री का, और ये अकेला ही एक पार्ट नहीं है, और भी बहुत पार्ट हैं इसके केमिस्ट्री के जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री के हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं: इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या क्या डिफरेंस है इन चारों में, आइए समझते हैं। एक छोटे से डेफिनेशन से ही समझ लेते हैं इसको, ज़्यादा हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी, फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही फोकस करें। केमिस्ट्री को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और केमिस्ट्री की डेफिनेशन में ये कहती है कि मैटर के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको डील्स करते हैं, दैट इज़ द केमिस्ट्री। यही तो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो अपने पास होती है, उस केस में हमने डेफिनेशन तो हमने उसकी समझ ली, लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। हम BSc तक चले जाते हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। हम डेफिनेशन रट लेते हैं 11th-12th तक, ये केमिस्ट्री होती है, ये इसकी डेफिनेशंस हैं, हमें क्लैरिफिकेशन बिल्कुल नहीं करनी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है, हम किसी भी चीज़ को रट कर पास नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टाइम के लिए आप 12th पास कर दोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट के, लेकिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ नहीं पाओगे, डर बना रहेगा आपका हमेशा अगर आप नेगेटिव। तो मैं था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन में। तो मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, तो मैटर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। मैटर हमारे पास लिविंग मैटर होता है, एक नॉन लिविंग मैटर होता है। अगर मैंने लिविंग मैटर के बारे में स्टडी की, उसको डील्स किया, वो सब अपने पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर मैंने नॉन लिविंग मैटर को स्टडी किया, उसको डील्स किया, वो अपने पास आता है फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ हम लिविंग मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं, डील्स करते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब दोबारा एक डेफिनेशंस, हमें डेफिनेशन तो नहीं कह सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हीं को क्या करते हैं, हम डील्स करते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे पास पीरियोडिक टेबल्स में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनमें से मैंने सिर्फ एक कार्बन को पिक किया, और कार्बन के बारे में ये बताया जाता है कि ये बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है। ऐसा क्यों है? बाकी के क्यों नहीं करते? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी को भी क्यों डील्स करते हैं, आइए समझते हैं इस बात को। वैसे तो काफ़ी रीज़न है, लेकिन मोस्टली 3 रीजन्स मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ। एक तो होता है स्मॉल का फैक्टर, स्मॉल साइज़ का फैक्टर। ऐसा क्यों साइज़ का फैक्टर क्यों? देखिए, स्मॉल साइज़ अपने पास जब होता है तो उस केस में क्या होता है, जो बॉन्डिंग होती है 2 एटम्स के बीच में, अगर वो स्मॉल है तो अच्छी बॉन्डिंग होती है, और अगर साइज़ बड़ा होता है तो बॉन्डिंग अच्छी इंट्रैक्शन हो नहीं पाता है। तो ये फैक्टर भी अपने पास वहाँ पर अप्लाई होता है। दूसरा फैक्टर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लोन पेयर। ऐसा क्यों है? लोन पेयर के एब्सेंस की वजह से ऐसा क्या हो गया कि लोन पेयर के एब्सेंट में कार्बन एटम को हमने पिक कर लिया। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, ये हमें पता है। दूसरी बात, अगर एब्सेंस ना होता लोन पेयर, आपने हाइड्रेशन वाले केस में पढ़ा होगा, जब लोन पेयर आता है तो डिस्टोर्शन वगैरह, मतलब रिपल्सन वाला केस जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमें परफेक्ट स्ट्रक्चर्स, परफेक्ट शेप्स नहीं मिल पाती हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होता है वो परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से हम बाकियों को साइड में रख करके कार्बन को मैंने यहाँ चुना, इसके रीजंस की वजह से। तीसरी प्रॉपर्टी, रिलेशन प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये 2 से 3 प्रॉपर्टी हैं जिनकी वजह से कार्बन बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है, और ये मॉलिक्यूल्स बनाता है जिनको हम स्टडी करते हैं, डील्स करते हैं, और सभी की सभी बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री के बारे में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आइए अब देखते हैं 12th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। हमने हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स को ध्यान से समझना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी आपके कन्वर्जन हैं 12th क्लास में, यूनिट्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो सारे के सारे किस पर डिपेंड है? सारे के सारे जो उनकी जो पहली सीढ़ी है वो हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स से होकर ही जाती है। तो
हैलोअल्केन्स और हैलोअरेन्स को हमें ध्यान से समझना होगा। और मैं एक लेक्चर इस पर भी बना दूंगा कि कन्वर्जन्स को कैसे डील करते हैं। उसके 8 से 10 ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको एक वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके हेल्प से आई गारंटी 90% जो कन्वर्जन और केमिस्ट्री में वो सभी के सभी कन्वर्जन्स आप इजीली तरीके से कर पाएंगे। तो वो सब बात की बातें हैं, वो मैं आपको जब मैं केमिस्ट्री की सारी उसको कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद मैं वो एक सीरीज़ एक लेक्चर्स में निकालूंगा उसके लिए कि मैं उसमें 8 से 10 ट्रिक्स आपको बताऊंगा कन्वर्जन्स के लिए कि कैसे कैसे कन्वर्जन्स होते हैं। लेकिन उससे पहले हम हैलोअल्केन्स और हैलोअरेन्स को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि पहली सीढ़ी है कन्वर्जन्स तक पहुँचने की। और मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर आपने कन्वर्जन को ध्यान से समझ लिया ना, 80% केमिस्ट्री वहीं सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके वहाँ दिमाग लगाना शुरू हो जाता है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है उसमें। और जो मेरी ट्रिक्स हैं वो 90-80% आपको 90% तो आपको करवा देंगे, लेकिन उसमें भी प्रैक्टिस की नीड पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ट्रिक्स को आपने याद किया और हो गया, उसमें भी प्रैक्टिस की नीड पड़ती है। लेकिन वो ईजी वे है टू सोल्व कन्वर्जन्स को सोल्व करने के लिए। जो पहले की यूनिट अपने पास होती हैं, वो पहली यूनिट अपने पास जो है वो भी केमिस्ट्री में 11th-12th क्लास में, वो अपने पास है हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेन्स। तो हैलोअल्केन्स और हैलोअरेन्स को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें हम क्या पढ़ेंगे। हैलोअल्केन्स और हैलोअरेन्स के अंदर ना सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि हैलोअल्केन्स और हैलोअरेन्स होते क्या हैं, फिर क्लासिफिकेशंस पे जाएंगे हम, फिर नोमेनक्लेचर पे जाएंगे हम, फिर उसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही इसकी सारे के सारे रिएक्शंस के हैलोअल्केन्स और हैलोअरेन्स किस किस के साथ रिएक्शन करते हैं और कैसे कैसे अपने पास वो अपने पास कैसे कैसे अपने पास। और एक चीज़ और भूल गया मैं, इसमें अपने पास क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर के बाद मैं इसमें जो डील करने वाला हूँ मैं इसमें इसकी प्रिपरेशन की प्रिपरेशन कैसे होती है, सिंथेसिस हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेन्स, ये भी मैं डील करूँगा। और उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, लास्ट में इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में तो इंट्रोडक्शंस और क्लासिफिकेशंस के बारे में आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन क्या है और क्लासिफिकेशंस क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर के बाद प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, प्रिपरेशंस के बाद फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस, और जल्द से जल्द मैं इसके लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेन्स कहाँ से आया है ये वर्ड समझते हैं पहले इसको। हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेन्स नाम में ही स्पष्ट है कि हैलोअल्केन्स, अल्केन्स मीन्स कोई हाइड्रोकार्बन चेन, और हैलो मीन्स हैलोजन एलिमेंट्स, मतलब कि हैलोजन एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है और हाइड्रोकार्बन चेन भी प्रेजेंट है, तो उससे मिलकर ये बनी है हैलोअल्केन्स और हैलोअरेन्स। अरेन्स मीन्स अभी बताता हूँ मैं इसके बारे में। हाइड्रोकार्बन चेन में से अगर मैं हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूँ किसके थ्रू, हैलोजन एटम के थ्रू, दैट इज हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेन्स। अब ये तो मैंने बोल दिया कि हैलोअल्केन्स और हाइड्रोकार्बन चेन में से मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस किया, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है अपने पास वो काफ़ी टाइप की होती है। तो उनके टाइप्स के बारे में एक बार समझा देता हूँ कि हाइड्रोकार्बन चेन अपने पास किस किस टाइप की होती है। हाइड्रोकार्बन चेन अपने पास अल्कीन और अल्काइन और बेंजीन। क्या समझे? अल्केन, दिस इज अल्केन, अल्कीन और अल्काइन और बेंजीन, ये 4 टाइप की मैंने आपको बताई कि हाइड्रोकार्बन चेन होती है। इसको मैंने फर्दर क्लास में किया। तो इस केस में क्या होता है, अगर मैं अल्कीन और अल्काइन में से हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूँ हैलोजन एटम के थ्रू, तो उस केस में अपने पास क्या बनते हैं, हैलोअल्केन्स बनते हैं। कब बनते हैं? जब एल्कीन हाइड्रोकार्बन चेन में से रिप्लेस करता हूँ हाइड्रोजन को, तब बनते हैं। अगर मैंने अल्कीन हाइड्रोकार्बन चेन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और हैलोजन एटम के थ्रू, तो उस केस में अल्कीन्स बनेंगे, हैलोअल्कीन्स बनेंगे। और तीसरी में अल्काइंस की बात करूँ तो हैलोअल्काइंस बनेंगे। लेकिन अगर मैं बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ और उसके बाद अगर मैं हैलोजन एटम के थ्रू उसको रिप्लेस करता हूँ, तो बेंजीन रिंग क्या होती है मैं बता देता हूँ। बेंजीन रिंग एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है, 6 मेंबर रिंग होती है, जिसमें सभी के सभी कार्बन एटम अपने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं। और दूसरी बात, अगर मैं इसमें हैलोजन एटम को ऐड करता हूँ हाइड्रोजन रिप्लेस करके, तो उस केस में हैलोअरेन्स अपने पास क्या होंगे, फॉर्म होंगे। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हैलोअल्केन्स और हैलोअरेन्स के बारे में। अब हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन। आइए दोस्तों, क्लासिफिकेशंस के बारे में समझते हैं। क्लासिफिकेशंस अपने पास होता है, सबसे पहले तो देखिए अपने पास हैलोजन एटम, कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं उस हाइड्रोकार्बन चेन में, तो वो हम सबसे पहले समझते हैं। तो उनके बेसिस पर मैंने इसको क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द हैलोजन एटम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर एक हैलोजन एटम है दैट इज अ मोनो हैलोअल्केन्स, 2 है तो डाई हैलोअल्केन्स, 3 है तो ट्राई हैलोअल्केन्स, और 4 है तो 3 या 4 से ज़्यादा है तो अपने पास पॉली हैलोअल्केन्स। ठीक है, दूसरी मैं बात करता हूँ, ये अपने पास क्या है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैचमेंट है, हैलोजन एटम अटैचमेंट, दैट इज द हैलोअरेन्स। हैलोअरेन्स किस टाइप के हैलोअरेन्स है, एक हैलोजन एटम अटैचमेंट है, जैसे मोनो हैलोअरेन्स, सेम टाइप डाई और ट्राई रेस्पेक्टिवली। दूसरी मैं बात करता हूँ, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्या होते हैं 11th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। कार्बन के पास
इस केस में क्या होता है कि 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। तो इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को हमने कैसे क्लासिफाइड किया इन टर्म्स ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोइन्स, आइए समझते हैं। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ अल्काइल हैलाइड्स की, कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन एटम अटैचमेंट हो, दैट इज़ द अल्काइल हैलाइड्स। वो क्या होंगे? अल्काइल हैलाइड्स होंगे। तो हेलोजन, इस केस में अपने पास फर्दर मैंने इसको क्लासिफाई किया है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। देखिए, जो हेलोजन एटम जो अटैच, सबसे पहले मेरी नज़र, अगर मेरे को चेक करना है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 12th क्लास में 1-2 नंबर में, तो 1 नंबर में आ जाते हैं। तो इस केस में अगर मेरे को जानना है कि ये अपने पास क्या है, हेलोजन एटम है, ये हेलोजन एटम अटैच है, तो हेलोजन एटम किस कार्बन के साथ अटैचमेंट है? इस कार्बन के साथ अटैचमेंट है। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैचमेंट है? इस कार्बन के ऊपर या हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन है, ये अपने पास क्या है? आर क्या है? आर अपने पास अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप का मतलब ये होता है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन से, मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन का एक ग्रुप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। मीन्स ये कार्बन एक कार्बन के साथ अटैचमेंट है, तो एक कार्बन के साथ अटैचमेंट है, उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। दूसरी बात, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स किनको बनेंगे? वही सेम रीजन लगाना है। हेलोजन एटम को मैं देखूंगा, ये हेलोजन एटम किस कार्बन के साथ अटैचमेंट है वो देखूंगा, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैचमेंट है। दिस इज अल्काइल ग्रुप, दिस इज अल्काइल ग्रुप, दिस इज द कार्बन, दिस इज द कार्बन। तो ये एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन का अटैचमेंट है, उसको क्या बोलूँगा मैं? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। तीसरी मैं बात करता हूँ, ये हेलोजन एटम इस कार्बन के साथ अटैचमेंट है, और ये कार्बन कितने हेलोजन एटम, कितने अल्काइल ग्रुप से अटैचमेंट है? 3 अल्काइल ग्रुप से अटैचमेंट, मतलब 3 कार्बन एटम के साथ अटैचमेंट है। तो 3 कार्बन एटम के साथ अटैचमेंट है, जिसको क्या बोलूँगा? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। क्या बोलूँ? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। उसके बाद बात आती है अलाइलिक हैलाइड्स की। तो अलाइलिक हैलाइड्स को समझाने से पहले मैं आपको अलाइलिक कार्बन के बारे में बताना चाहता हूँ। अलाइलिक कार्बन क्या होता है? देखिए, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, C डबल बॉन्ड C, दैट इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के डायरेक्ट अगर लिंक में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्या होगा? अलाइलिक कार्बन होगा। उस अलाइलिक कार्बन के अटैचमेंट में अगर कोई हेलोजन एटम एलिमेंट्स लगा है, तो उसको हम बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड्स। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी मैं बात करता हूँ इसमें अब क्लासिफिकेशंस, इसके बेस पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के बेस, कंपाउंड कंटेनिंग, इस केस में अब मैं क्या बात करता हूँ? कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की बात करूँ मैं, अब मैं बात करता हूँ कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब तक हमने क्या सीखा था? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द हेलोजन एटम्स। फिर हमने क्या सीखा कि हेलोजन एटम किसी कार्बन के साथ अटैचमेंट है, वो कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब मैं बता रहा हूँ कि हेलोजन एटम जो अटैचमेंट है वो किससे अटैचमेंट है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैचमेंट है। मीन्स हेलोजन डायरेक्ट अटैचमेंट किससे है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। अगर ऐसा होता है कि हेलोजन डायरेक्ट लिंक होता है किसके? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैचमेंट होता है, तो उस केस में उसको बोलूँगा विनाइलिक हैलाइड्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये अपने पास क्या है? विनाइलिक हैलाइड्स है। और इस केस में भी क्या डबल बॉन्ड के साथ अटैचमेंट क्या है? विनाइलिक। तो ये क्या होगा? विनाइलिक हैलाइड्स है। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं बार बार sp2 sp3 बोल रहा हूँ। अगर कार्बन के पास अपने पास क्या है? अगर 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैचमेंट हो, दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अगर उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो वो sp2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, दैट इज द sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी मैं बात करता हूँ अराइल हैलाइड्स की। अराइल हैलाइड्स क्या होते हैं? अगर आपके बेंजीन रिंग के डायरेक्ट अटैचमेंट क्या है? हेलोजन एटम है। अगर हेलोजन एटम आपके डायरेक्ट अटैचमेंट है, तो उस केस में क्या कहूँगा? अराइल हैलाइड्स। क्या कहूँगा? अराइल हैलाइड्स। ठीक है। और एक बात मैं उसमें बताना भूल गया था आपको कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में कि एक बेंजालिक हैलाइड्स भी होता है। बेंजालिक हैलाइड्स को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेंजालिक कार्बन क्या होता है। अगर आपके बेंजीन रिंग के, समझिएगा, अगर आपके बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्ट कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच है, तो उस हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच को हम क्या बोलेंगे? बेंजालिक कार्बन एटम बोलेंगे। उस बेंजालिक कार्बन एटम के साथ अगर कोई हेलोजन एटम अटैचमेंट है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? बेंजालिक हैलाइड्स बोलूँगा। तो यहाँ तक अपना क्लासिफिकेशन हुआ कंप्लीट, इंट्रोडक्शन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके नोमेनक्लेचर के बारे में डीपली स्टडी दूंगा, और उसके बाद हम उसके प्रिपरेशंस, फिर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करके इसको ख़त्म करेंगे। और एक लेक्चर में इसके जो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर भी मैं बनाऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जो क्वेश्चंस हैं वो तो खैर नहीं हो सकते, तो मैं उसके ऊपर भी एक लेक्चर बना दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी की बुक्स में, वो सभी के सभी मैं सोल्व क्वेश्चंस के ऊपर आपके सोल्व सॉल्यूशंस के उसमें मैं लेक्चर बना दूंगा। और जो कन्वर्जन्स हैं, देखिए कन्वर्जन्स जो हैं वो
क्या होता है कि मैं उनके बारे में टिप्स दूँगा वो अलग बातें हैं, लेकिन जितना मैं आपके साथ करवाता चलूँगा इस वीडियो लेक्चर्स में, तो उसके हेल्प से आपसे जितने कन्वर्जन्स हो, आई थिंक सभी कन्वर्जन्स हो जाएंगे, सभी रिएक्शन बेस्ड होते हैं। अगर वो कन्वर्जन्स नहीं होते हैं तो उसके लिए भी मैं एक अलग से लेक्चर्स बनाऊंगा कि कन्वर्जन्स को कैसे डील करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे तो वही लगता है ये 12th क्लास में, कि कन्वर्जन्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कन्वर्जन्स अगर आपको आने लग गए तो आई थिंक रिएक्शंस भी आने लग जाएंगे और सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दर स्टूडेंट्स के बीच में बना होता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने ऐसे सुना है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना वेटेज होता है वो बोर्ड की क्लासेस में ज़्यादा होता है अदर केमिस्ट्री के कंपेयर में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें अच्छे से समझना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, उसको डील्स करना होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस मांगती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेक्टिफिकेशंस बिल्कुल भी नहीं मांगती है। आप सोचते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने रेक्टिफिकेशन करके पास कर दिया तो होता होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्रैक्टिस अगर आपने की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लगेगी। जितना पास आप जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतने ही आपको और क्या लगेगी, आसान लगेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को कोई मतलब नहीं है, आपको अगर पसंद हो तो कीजिएगा, ना आए तो मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको हेल्पफुल लगे लेक्चर से, इसमें कुछ है, पढ़ने लायक है, तो उस लेक्चर को आप शेयर अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर मैं बहुत ही जल्द ही आपके सामने अपलोड कर दूँगा। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं भी आपके साथ बना रहूँगा, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ईजी लगने लगेगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा आपको कौन सी यूनिट चाहिए, वो यूनिट के लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और 12th क्लास ही नहीं, आप बीएससी के कोई भी रैंडमली टॉपिक्स पर आप कंफ्यूज होते हो तो टॉपिक आप इस लेक्चर्स में डाल सकते हैं, सॉरी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस लेक्चर को मैं रैंडमली कोई वीडियो बना दूंगा जिससे आपको हेल्प